Hello guys, welcome back to my channel. Today we're gonna start with our last question of this chapter. And as you know guys, we are done with this chapter, so we will quickly move to our second chapter, which is factors in development. So ये जो सीरीज़ अभी 5 चैप्टर की है सेक्शन ए के अकॉर्डिंग, जब अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया की बीकॉम वालों के लिए, तो हमारे पास जो सेक्शन ए के अभी चैप्टर्स हमने कंटिन्यू करे हुए हैं. सो वी आर इन कंटिन्यूएशन ऑफ सेक्शन ए, दैट इज़ इश्यूज इन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग विद रेफरेंस टू इंडिया. तो हम इसके चैप्टर 1 पे थे. अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बचा है. इसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, फैक्टर्स इन डेवलपमेंट. गाइज यू नीड नॉट टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, बिकॉज हम सेकेंड चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्पीड पकड़ने वाले हैं. तो आप जल्दी से जल्दी इन सारे क्वेश्चंस को लर्न करते जाइए. और एक और बात, पिछली वीडियो में मैं ये बात बताना भूल गई थी कि जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं, सो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस इन द सेम मैनर. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गिव स्टेटमेंट टू ब्रेक दिस सर्कल. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन से, जो हमारा स्मॉल बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में था, और उसको हमें किस तरह से लिंकअप करना था विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से. तो हमने वहाँ पे स्मॉल बिजनेस को विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से लिंकअप किया था. बट इस क्वेश्चन में ये स्पेसिफिक इसी के ऊपर है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी के ऊपर ही है. तो इस क्वेश्चन में हालांकि वो डायग्राम तो नहीं दिया, वो चार्ट तो नहीं दिया जो मैंने आपको पिछली क्लास के नोट्स में भी प्रोवाइड किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो उसमें वो चार्ट था, इसमें नहीं है. लेकिन आप वो सेम चार्ट इस वाले क्वेश्चन के आंसर में भी बना सकते हैं, जो था लो पर कैपिटा इनकम एंड पॉवर्टी करके, फिर लो रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये सब था सर्कल जो था उसका, लो सेविंग्स. तो वो वाला सर्कल चार्ट आप इस वाले क्वेश्चन के आंसर के कॉन्टेक्स्ट में भी बना सकते हैं. ठीक है, तो देखिए कि हम इसको कैसे आंसर करेंगे. विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, इट इज़ ए कॉन्सेप्ट प्रपोज बाय नर्गसे. देखिए यहाँ पे नर्गसे का नाम आ गया. पिछली क्लास में भी देखा था हमने कि नर्गसे को कैसे उस क्वेश्चन के आंसर्स में भी लाए थे. तो ये जो कॉन्सेप्ट है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, वहाँ पे भी डील हुआ था ये. तो ये कॉन्सेप्ट ही नर्गसे लाए हैं. तो ये इट इज़ अ कॉन्सेप्ट प्रपोज बाय नर्गसे. इट एक्सप्लेन्स द लो पर कैपिटा इनकम इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एज फॉलोज. अब देखिए, लो पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं देख लेते हैं. पीपल इन द लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैव लो पर कैपिटा इनकम. पीपल जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, LDCs की बात हुई थी पिछले क्वेश्चन में भी, जो वहाँ के लोग होते हैं, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के जितने भी लोग होते हैं, उनकी कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम बहुत लो होती है. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड पॉइंट है, हैविंग लो इनकम देयर रेट ऑफ सेविंग्स इज़ लो. देखिए वो चार्ट को याद कीजिए. तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटीज स्लो हो जाएंगी तो हमारे सेविंग्स भी स्लो हो जाएंगे. सेविंग्स स्लो हो जाएंगे तो हम आगे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे. हमारी कैपिटा भी पर कैपिटा इनकम, जिसके रिजल्ट से हमें लो ही मिलने वाली है. ठीक है, हैविंग लो इनकम देयर रेट ऑफ सेविंग इज़ लो. इनकम लो होगी तो हम उसमें से एक्सपेंस माइनस करके, एक्सपेंस तो हमारे उतने ही रहेंगे लेकिन सेविंग्स जो है हमारी सेचुरेटेड हो जाएगी. ठीक है, व्हेन सेविंग्स आर स्मॉल इन ए कंट्री इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो बी लो. जिस कंट्री में सेविंग्स लो होती हैं उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट भी लो होती हैं. ये बहुत बारीक कंसेप्ट, हम एक ही बात बार बार कई तरह से बता रहे हैं. सेम कॉन्सेप्ट है, आपको अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, लो इन्वेस्टमेंट लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी. देखिए ये हमने आपको लिंकअप करके बताया था कि कैसे हमारा जो लो इन्वेस्टमेंट होता है फिर उससे हमारी लो प्रोडक्टिविटी निकलती है. क्यों?
क्योंकि उधर एक पॉइंट था हमारे पास, लो पर कैपिटा इनकम एंड पॉवर्टी से हमारे पास होती है लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से जब इकोनॉमिक ग्रोथ ही हमारी कम होगी, हमारे पास ज़्यादा एसेट्स, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, मतलब हमारे पास ना लिटरेसी रेट ज़्यादा है ना स्किल ज़्यादा है, तो हमारी लो प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज भी होने वाली हैं। और लो प्रोडक्टिव ऑफ रिसोर्सेज होंगी तो लो रेट ऑफ सेविंग्स, फिर लो रेट ऑफ सेविंग्स होगी तो लो पर कैपिटा इनकम एंड पॉवर्टी। तो ये सर्कल हमारा चलता ही रहेगा। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है, विद लो प्रोडक्टिविटी लेवल द इनकम इज बाउंड टू बी लो। गाइज आगे एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक और याद दिलाना चाहती हूँ कि आज के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स अब रोज़ चेकआउट कीजिए, जब मेरी न्यू वीडियोज़ आएंगी हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार देखा कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा। क्योंकि फिर बाद में आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोट्स नहीं प्रोवाइड हुए हैं, फिर कमेंट्स आएंगे, तो आप देख लीजिए। और जो मैंने फर्स्ट लेक्चर बनाया है इकोनॉमिक सीरीज़ का, तो उसके भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप उस ड्राइव पे जाके वो नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। विद लो प्रोडक्टिविटी लेवल द इनकम इज़ बाउंड टू बी लो। देखिए वही सर्कल की बात यहाँ पे दोबारा से शुरू हो रही है। नथिंग इज़ न्यू इन दिस केस, कि लो प्रोडक्टिविटी लेवल होगा तो हमारी प्रोडक्शन इतनी नहीं होगी और उतना हम सेल आउट भी नहीं कर पाएंगे। सेल नहीं कर पाएंगे तो हमारी इनकम भी उतनी जनरेट नहीं होगी। सेल लो होगी तो इनकम भी हमारी लो ही होने वाली है। पीपल एज सच रिमेन पुअर, इन दिस वे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज कम्प्लीटेड। देखिए अब इनकम लो होगी तो आपको जाहिर सी बात है आपकी सेविंग्स लो होगी, कंजम्पशन को आपको क्या कहते हैं, लो लेवल ऑफ लिविंग आपको करनी पड़ेगी, जिससे कि फिर से हम एक तरह से गरीब हो जाएंगे। तो पीपल एज सच रिमेन पुअर, ये सब सर्कल की वजह से हम लोग पुअर रहते हैं। इन दिस वे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज कम्प्लीटेड। इस तरह से ये हमारा जो पूरा चक्र है, पूरा सर्कल है, कंप्लीट होता है। कैसे? लो पर कैपिटा इनकम एंड पॉवर्टी होती है, फिर लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज, फिर लो रेट ऑफ सेविंग, देन दिस सर्कल कंटिन्यूज। ओके, ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुआ था, स्मॉल बिजनेस से लेकर लिंक किया था इसको, तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको इजीली आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रॉडली द मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इंक्लूड। देखिए यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैरा शुरू होता है। यहाँ पे अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ विशियस साइकिल ऑफ ये सर्कल ऑफ पॉवर्टी को एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, बट फ्रॉम हेयर वी कंटिन्यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ से एक सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ही आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन से आपको समझ आएगा उसमें क्या बोला था। उधर बोलता व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी एंड गिव स्ट्रेटजीज टू ब्रेक दिस साइकिल। तो हमने पॉवर्टी को पहले एक्सप्लेन कर दिया, विशियस साइकिल को, फिर अब हम इसके स्ट्रेटजीज बता रहे हैं कि हम इस सर्कल को कैसे ब्रेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट पैराग्राफ शुरू होता है। ठीक है, Broadly, the methods to solve the problem of vicious circle of poverty includes solution to supply side and solution to the demand side and other solution। तो ये 3 सॉल्यूशन हमें मेजर दे रखे हैं ब्रॉडली, जिसे हम बोलें कि इस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ने के लिए। अब हम इन 3 पॉइंट्स को, इन सॉल्यूशंस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एंड गाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। यू हैव टू प्रिपेयर दिस एज इट इज, नो नीड टू, इसमें ऑलरेडी ये बहुत कोई लंबा चौड़ा नहीं है, आप समझ लेंगे तो एग्जाम्स में आप इजीली इसको कन्वे कर पाएंगे इन योर वर्ड्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनकी सॉल्यूशंस क्या हैं। तो देखिए ए सॉल्यूशन हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन टू सप्लाई साइड विशियस सर्कल। ये सॉल्यूशन क्या कहता है, आइए हम इसे डिटेल में समझते हैं। इंक्रीज इन सेविंग्स, तो इस सॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज इन सेविंग्स। इंक्रीज इन सेविंग्स मतलब हमारी जो भी सेविंग्स हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो सेविंग्स हमारी बचती हैं उसको हम बढ़ा दें। कैसे बढ़ा दें देखते हैं। इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ सप्लाई साइड विशियस सर्कल, मतलब सप्लाई साइड का जो भी विशियस सर्कल, अगर सप्लाई साइड की तरफ से ये विशियस सर्कल बहुत हो रहा है तो उससे बचने के लिए इन दीज कंट्रीज, इन कंट्रीज में कौन से कंट्रीज, LDCs, लेस डेवलप्ड कंट्रीज, एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज सेविंग सो दैट इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव चैनल्स में बी इंकरेज। क्या कह रही है पॉइंट कि हमें एफर्ट्स
बढ़ाने चाहिए सेविंग्स में हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए सेविंग्स को इंक्रीज़ करने में, ताकि हम जो इन्वेस्टमेंट है, आपको सर्कल पता था कैसे चलता है, सेविंग्स ज़्यादा होंगी तभी हमारे इन्वेस्टमेंट्स में हम कैपिटल इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, तो तभी हम इन्वेस्टमेंट जो है प्रोडक्टिव चैनल्स में इंकरेज कर पाएंगे। अगर हमारी सेविंग ज़्यादा होगी तभी हमारा जो है हम इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा प्रोडक्टिव कामों में बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट ये कह रहा है to increase savings and expenditure on marriage, social ceremonies etc. should be curtailed। देखिए ये पॉइंट तो सबसे ईजी है, आपको इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स का फॉर्मूला आता है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नहीं आता तो समझ लीजिए कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स होती हैं। ठीक है, लिख लीजिए कहीं पे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। तो टू इंक्रीज सेविंग एक्सपेंडिचर ऑन मैरिज, सोशल सेरेमनीज एक्सेट्रा शुड बी कर्टेल्ड। क्या बोल रहा है ये पॉइंट? देखिए हमें क्या करना है, अपनी सेविंग्स को बढ़ाना है। ठीक है ना, सेविंग्स को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपने एक्सपेंडिचर को कम करेंगे। तो एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए यहाँ पे एक सुझाव बोल दीजिए या फिर एक ऐसा इन्होंने एक मोटो लाए हैं कि हमें जो एक्सपेंडिचर्स मैरिजेस शादियों में जो हम खर्चे करते हैं, सोशल सेरेमनीज, कुछ पार्टीज फंक्शंस हम करते हैं, तो वो सारे एक्सपेंडिचर्स हमको ख़त्म या कम करने हैं बहुत ज़्यादा, ताकि हम सेविंग्स अपनी बढ़ा पाएँ। ये सारे फालतू खर्चे होने लगते हैं तो इनको कम करना है हमें किसी तरह, ताकि हमारी सेविंग्स इनडायरेक्टली ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो ये एलडीसीज कंट्रीज़ में, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में सुझाव है कि हमें इंक्रीज इन सेविंग्स करनी है किसी तरह। सॉल्यूशन टू सप्लाई साइड विशियस सर्कल, यहाँ पे प्रोडक्शन साइड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सप्लाई साइड की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेविंग्स अपनी बढ़ानी है, तो हमें कंट्रोल करना है एज ए कस्टमर कह लीजिए, हमें कंट्रोल करना है अपने खर्चों के ऊपर। ठीक है, अब आता है इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, क्यों करना है हमें कंट्रोल? ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर पाएँ प्रोडक्टिव चैनल्स में फालतू में हम खर्चे करें और सेविंग्स हमारी हो ना, फिर हम कहीं इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा गाइस, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें इनकम जनरेट होगी। ठीक है, और वो जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी चल रहा है ना, वो हमारा ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो ये उसी के बारे में बोल रहे हैं। अब देखते हैं, इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉलंटरी सेविंग्स आर वेरी लेस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये वॉलंटरी सेविंग्स जो भी होती है ना, वॉलंटरी सेविंग्स जो हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत वॉलंटरी सेविंग्स करना बहुत मुश्किल है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। ठीक है, क्योंकि उधर जो है बहुत ही ज़्यादा आपकी अननेसेसरी कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर होती है। ठीक है, तो हम कई हद तक उसे इग्नोर नहीं कर सकते, जो होंगे खर्चे वो तो होंगे। तो वॉलंटरी सेविंग्स, एक्स्ट्रा सेविंग्स करना या ऐसे कुछ सेविंग्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। Thus, in the regard, government interference is necessarily required। जब हम कुछ नहीं कर सकते, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हम वॉलंटरी सेविंग्स नहीं कर पाएंगे, तो एक तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, इन दिस रिगार्ड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नेसेसरली रिक्वायर्ड। तो गवर्नमेंट एक तरह से एक हेल्पिंग हैंड की तरह अपनी हेल्प देने आ जाती है कि चलो आपसे सेविंग्स नहीं हो रही, कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो है इंटरफेरेंस देती है अपना। चलिए जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम गवर्नमेंट हाथ देती है, तो गवर्नमेंट क्या हाथ देती है, मतलब किस तरह हेल्प करती है उनकी सेविंग्स करने में। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमें बता रहा है, द गवर्नमेंट कैन इंक्रीज सेविंग्स बाय ऑल्टरिंग इट्स फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्रीज सेविंग्स करती है बाय ऑल्टरिंग इट्स फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में कुछ बदलाव लाती है गवर्नमेंट, ताकि वो अपनी सेविंग्स को जो है इंक्रीज कर पाए। फिस्कल पॉलिसी में कुछ चेंज लाती है ताकि वो सेविंग्स को इंक्रीज कर पाए। कौन? गवर्नमेंट। अब देखिए, जिन बच्चों को पता है फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, वो उनके लिए तो वेल एंड गुड है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो उसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है कुछ टैक्स रेट में चेंजेस लाती है, और गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग में ना कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस लाती है ताकि वो एग्रीगेट डिमांड जो है इकोनॉमी में उसको इन्फ्लुएंस कर पाए।
ठीक है, एग्रीगेट डिमांड को इकोनॉमी की इन्फ्लुएंस कर पाए, तो ऐसा अपने स्पेंडिंग में कुछ चेंजेस लाती है और टैक्स रेट्स को चेंजेस करती है ताकि उसको जिसे भी अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं उसको कर पाए। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली वही बोल रहा है कि फिजिकल पॉलिसी में जो भी कुछ चेंजेस लाने हैं, टैक्स रेट हो गए या अपने लेवल ऑफ स्पेंडिंग में हो गया, इकोनॉमी में जो जैसा मर्जी उसे करना है उसमें कुछ चेंजेस ला के सेविंग्स को जो है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन लग्जरियस गुड्स। अब फिजिकल पॉलिसी बच्चे वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसी की कंटिन्यूशन हो रही है, इसी के बारे में बताया जा रहा है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मैंने बताया टैक्स रेट्स लगाती है, वो चेंज करती है, जो उनसे भी करने हैं उसने बढ़ाने हैं कम करने हैं। तो गवर्नमेंट कैन इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन लग्जरियस गुड्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है हैवी टैक्सेस लगा देती है लग्जरियस गुड्स में। लग्जरियस गुड्स कैसे भी हो सकते हैं, मे बी इट कैन बी और स्टोन्स और एनी काइंड ऑफ गोल्ड, सो इट कैन बी एनीथिंग दैट इज लग्जरियस, और वी कैन से द लग्जरियस कार एट्सेट्रा। तो उस पर हैवी टैक्स गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है ताकि उसे टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हो। टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा, तो उस टैक्स से जो पैसा मिलेगा वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कहाँ कंट्रीब्यूट करेगी, सेविंग्स में। तो सेविंग्स में एक तरह से एक हेल्पिंग हैंड की तरह, इस पॉइंट से सारे इंटरकनेक्टेड हैं एक के बाद एक, तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है एक हेल्पिंग हैंड बन जाएगी। ठीक है, मोर ओवर इट कैन इंक्रीज द रोल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। खाली हमें जीएसटी या उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह की बात यहाँ नहीं हो रही है सिर्फ, बल्कि इस टैक्सेस की भी बात हो रही है। किस टैक्सेस की, डायरेक्ट टैक्सेस, जो हमारे इनकम टैक्स पे लगता है, जो हमारी जो हम इनकम कमाते हैं उस पर जो टैक्स हमें लगता है उसको भी वो बढ़ा सकती है। ठीक है, दस गवर्नमेंट कैन कर्टेल कंजम्पशन बाय डूइंग ऑल्ट्रेशन इन टैक्स सिस्टम्स। तो गवर्नमेंट जो है अपनी कंजम्पशंस को भी कम कर सकती है और ऑल्टर कर सकती है टैक्स सिस्टम में। जो भी टैक्स सिस्टम में से चेंजेस करने हैं वो कर सकती है और अपने कंजम्पशन को भी वो अपने कंजम्पशन को कैसे कर्टेल कर सकती है, ख़त्म या कम कर सकती है, बाय डूइंग ऑल्ट्रेशन इन टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम में वो ऑल्ट्रेशन करेगी तो ऑटोमेटिकली उसके कंजम्पशन में इफेक्ट आएगा ही आएगा। ओके, तो इज दैट क्लियर टू यू? चलिए अब हम सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ये सेकेंड पॉइंट जो है उसी की कंटिन्यूशन में है। ए पार्ट के जो था हमारा सॉल्यूशन टू सप्लाई साइड विशियस सर्कल, तो उसी का फर्स्ट हमने पढ़ा इंक्रीज इन सेविंग्स कर दें। अब सेकेंड है हमारे पास इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। वहाँ पे सेविंग्स की बात हो रही थी और यहाँ बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की। वहाँ पे बात हो रही थी कि सेविंग्स को बढ़ा दिया जाए, अब यहाँ पे बात होगी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशन का दो पार्ट है, इंक्रीज इन सेविंग्स और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा है, टू ब्रेक द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग सेविंग, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग इज प्रोडक्टिव चैनल इज ऑल्सो इमेंस यूज। देखिए हमें किसको ब्रेक करना है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को। तो हमने तो देख लिया एक तरीका कि हम सेविंग्स को इंक्रीज कर दें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ सेकेंड मेथड विच इज इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स इन प्रोडक्टिव चैनल इज ऑल्सो ऑफ इमेंस यूज। अब जो हमारी सेविंग्स हुई है उसका आगे हम यूज़ कहाँ करेंगे, इन्वेस्टमेंट में करेंगे। ठीक है, तो हमें उस सेविंग्स को इंक्रीज ना करते हुए, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड है हमारे पास कि अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स करें प्रोडक्टिव चैनल में, तो वो एक बहुत ही अच्छा इमेंस यूज़ होगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड को बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है प्रोडक्टिव चैनल। प्रोडक्टिव चैनल का मतलब यहाँ पे है कि हम सेविंग्स तो तब भी कर रहे थे, इंक्रीज बढ़ा रहे थे, क्योंकि हमें अगेन हमें क्या करना है, इनडायरेक्टली उसको इन्वेस्टमेंट पे ही लगाना है। लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग इन प्रोडक्टिव चैनल, मतलब कि हम फालतू कामों में इन्वेस्टमेंट ना करके हम क्या कर रहे हैं, हम जो हैं उसे यूज़फुल प्रोडक्टिव चैनल में अपने इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स को हम उधर लगा रहे हैं। ठीक है, द पॉलिसीज ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट शुड बी कोऑर्डिनेटेड। अब यहाँ पे क्या है इसका सेकेंड पॉइंट, कि जो भी शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट रन का मतलब आपको पता होगा कि शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कि जिसका हमें फ़ायदा एक
साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर हमें उसका बेनिफिट जो है मिल जाएगा। और लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो मोर देन 1 ईयर लगाएंगी हमें उसका रिटर्न देने के लिए। ठीक है, तो दोनों की जो पॉलिसीज़ हैं, शॉर्ट रन की भी और लॉन्ग रन की भी, दोनों इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ को हम कोऑर्डिनेट कर दें, कंबाइन कर दें। ये एक इसमें मेथड बताया है कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग इन प्रोडक्टिव चैनल का यूज़ में ला सकते हैं, कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट को, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट को अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा, जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। अब हमारे पास अगर हम खाली दोनों में से एक को लेते तो हमारे पास सेविंग्स का अमाउंट उतना नहीं होता, लेकिन दोनों को लेंगे तो हमारे पास अमाउंट ह्यूज होगा, ताकि हम प्रोडक्टिव चैनल में अच्छे से उसे लगा सकें। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, बाय शॉर्ट पीरियड इन्वेस्टमेंट पीपल कैन गेट द नेसेसरी गुड्स एट फेयर रेट्स विच विल हैव फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन देयर स्किल। ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर हम शॉर्ट पीरियड इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, पीपल कैन गेट द नेसेसरी गुड्स। इसका क्या फ़ायदा है, शॉर्ट पीरियड इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा है कि नेसेसरी गुड्स जो हैं लोगों को मिल पाएंगी फेयर रेट से, सस्ते दामों में, अच्छे दामों में उनकी ज़रूरत की चीज़ें लोगों को अच्छे दामों में मिल पाएंगी। विच विल हैव फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन देयर स्किल, जिससे क्या होगा, उनकी स्किल्स के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उनको अच्छे सस्ते दामों में उनकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो भी उनका स्किल जो होगा एक फेवरेबल, उनका मन करेगा काम करने को, उनका टैलेंट एक तरह से उन्हें जो सामान चाहिए होंगे वो बढ़ेगा। ठीक है, तो उनका स्किल में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या लिखा है, अलॉन्ग विथ शॉर्ट पीरियड इन्वेस्टमेंट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आयरन केमिकल फर्टिलाइजर शुड बी प्रॉपरली इंकरेज। सिर्फ हमें शॉर्ट पीरियड इन्वेस्टमेंट नहीं करना, शॉर्ट पीरियड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर हम इन्वेस्टमेंट करें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, किसमें, कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स में के इस्टेब्लिशमेंट में अगर हम इन्वेस्ट करें। इसका क्या मतलब है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मतलब कि हर तरह का काम, कोई एक स्पेसिफिक पर्पज़ के साथ नहीं चल रहा वो प्रोजेक्ट। सपोज़ हमने ये नहीं हो रहा कि सिर्फ उनको इतना ही, जैसे मशीनरी है तो सिर्फ मशीनरी का प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं, साथ साथ उनके वहाँ पे अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो एक तरह का वो इस्टेब्लिशमेंट या वो उस बिज़नेस में लगाना है पैसा जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हो, हर तरह के प्रोजेक्ट्स जो देखता हो। मल्टीपर्पज़ में दो या दो से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है जैसे आयरन हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया, शुड बी प्रॉपरली इंकरेज। आयरन, लोहे का और केमिकल फर्टिलाइज़र का काम जो है या फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है, इनको इंकरेज करना चाहिए, इसमें बढ़ाना चाहिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन सब में भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आयरन, केमिकल फर्टिलाइजर्स और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स पे। ठीक है, इन सबको हमें इंकरेज करना है, इनका इन्वेस्टमेंट भी। फोर्थ हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है सेकेंड सब पॉइंट का, द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज प्रॉपर मॉनिटरी एंड बैंकिंग पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड विच मे बी प्रोवाइड फैसिलिटीज़ एंड इंकरेजमेंट टू स्मॉल सेविंग्स। ये पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हमें प्रॉपर मॉनिटरी एंड बैंकिंग पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड, तो हमें एक बहुत सही मॉनिटरी और बैंकिंग पॉलिसीज़ वहाँ पे अपनानी चाहिए। ठीक है, ये फैसला कौन लेगा, या ये जो भी पॉलिसीज़ जो हैं गवर्नमेंट करेगी, तो प्रॉपर मॉनिटरी और बैंकिंग पॉलिसीज़ जो हैं या इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आनी चाहिए, विच में प्रोवाइड फैसिलिटीज़ एंड इंकरेजमेंट टू स्मॉल सेविंग्स। जिससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, इसका इन फैसिलिटीज़ और का हम अगर इंकरेजमेंट करेंगे तो हमारी जो स्मॉल सेविंग्स हैं वो जो है हमारी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज प्रॉपर मॉनिटरी एंड बैंकिंग फैसिलिटीज शुड बी अडॉप्टेड विच में प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड इंकरेजमेंट टू स्मॉल सेविंग्स। ठीक है, अब हमारे पास बी पार्ट आता है, वो हमने ए पार्ट देखा था जिसमें हमने देखा था सॉल्यूशन टू सप्लाई साइड विशियस साइकिल। ठीक है, वो सप्लाई साइड था, अब यहाँ पे हमारा डिमांड साइड आता है। ठीक है, डिमांड साइड विशियस सर्कल आता है, वहाँ पे हम एक एज ए सोच रहे थे प्रोडक्टिव साइड, बट अभी यहाँ पे हमें एज ए कंज्यूमर साइड सोचना है। ठीक है, सोल्यूशन टू डिमांड साइड विशियस सर्कल।
यहाँ पे बी पॉइंट का हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है कि इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू रिजॉल्व द डिमांड साइड विशियस सर्कल एक्सटेंट ऑफ द मार्केट शुड बी वाइडेंड सो दैट पीपल मे गेट इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमें अगर डिमांड साइड विशियस सर्कल को रिजॉल्व करना है, प्रॉब्लम हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट का जो एक्सटेंट ऑफ द मार्केट है, जो मार्केट की जो लिमिट हमने सेट की है उसको हमें बढ़ानी है। I mean, उसको वाइडन करनी है, उन्हें उसे ओपन अप करनी है ताकि पीपल जो हैं एक उनको ऑप्शन मिल जाए बेटर इन्वेस्टमेंट का कि उन्हें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उन्हें ऑप्शंस मिल जाए। ठीक है, तो हमें उनके लिए मार्केट जो है एक्सपेंड करनी है, वाइड करनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, इन दिस रिगार्ड प्रोफेसर नर्क्से एडवोकेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। According to this principle of balanced growth, investment should be done in every sphere of an economy so that demand of one sector can be fulfilled by another sector। देखिए ये पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, इसके ही अकॉर्डिंग, इसके रिगार्डिंग, मतलब डिमांड साइड विशियस सर्कल के रिगार्डिंग उन्होंने प्रोफेसर नर्क्से ने एक ये डॉक्ट्रिन बनाए या फिर एक प्रिंसिपल बनाया बैलेंस ग्रोथ का। बैलेंस ग्रोथ का प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल में क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ग्रोथ इन्वेस्टमेंट शुड बी डन ऑफ इन एवरी स्फेयर ऑफ इकोनॉमी। हर स्फेयर ऑफ इकोनॉमी में, इकोनॉमी के जितने भी स्फेयर है, ईच एंड एवरी साइड ऑफ द इकोनॉमी, डिमांड ऑफ वन सेक्टर इन्वेस्टमेंट शुड बी डन इन एवरी स्फेयर। मतलब कि जो भी इकोनॉमी के जितने भी पार्ट्स या फिर जितने भी साइड्स हैं उन हर जगह पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्यों, ताकि डिमांड ऑफ वन सेक्टर कैन बी फुलफिल्ड इन अनदर सेक्टर। ठीक है, देखिए ये जो पैराग्राफ मेनली बात कर रहा है वो किस चीज़ की कर रहा है, ये बोल रहा है कि प्रोफेसर नर्क्से का कहना था कि हमें वो डॉक्ट्रिन लाए, एक प्रिंसिपल लाए बैलेंस्ड ग्रोथ का। बैलेंस्ड ग्रोथ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट शुड बी डन इन एवरी स्फेयर ऑफ एन इकोनॉमी सो दैट डिमांड ऑफ वन सेक्टर कैन बी फुलफिल्ड बाय अनदर सेक्टर। यहाँ पे देखिए कौन से दो सेक्टर्स की बात हो रही है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है, यहाँ पे दो सेक्टर्स की बात हो रही है, एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चर सेक्टर। दे आर द टू सेक्टर दे आर टॉकिंग अबाउट, ही इज़ टॉकिंग अबाउट। तो इसका मेनली क्या मतलब है कि जैसे देखिए हमारे पास ये दो सेक्टर्स की बात हुई है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल्स और एक एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो उन्होंने बोला कि हमें जो है एक्सपेंशन करना है, इन दोनों सेक्टर्स में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, इक्वली बैलेंस ग्रोथ करनी है। क्यों, ताकि इंटर सेक्टरल बैलेंस हो सके बिटवीन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी है, दोनों में बैलेंस इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर में, ताकि वो एक दूसरे के लिए हेल्पर्स बन सके। हेल्पर्स कैसे, देखिए एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है कि वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं तो वो किसके काम आएगा आगे चल के, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के काम आएगा। तो एक तरह से दोनों में अच्छे से इन्वेस्टमेंट होगी, अच्छे से ग्रोथ होगी, तो एक सेक्टर जो है दूसरे सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर पाएगा। दोनों एक दूसरे के लिए एक मार्केट प्रोवाइड कर पाएंगे, सप्लाईज कर पाएंगे। तो दोनों ही सेक्टर्स जो है मार्केट प्रोवाइड कर पाएंगे ईच अदर के लिए। ठीक है, एक दूसरे के लिए वो दोनों ही सेक्टर्स मार्केट प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेनली आप भले ब्रैकेट में लिख लीजिए कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, thus an increase in demand will lead to wider extent of the market and so the inducement to invest। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर डिमांड में हमारी बढ़ोतरी आएगी, इंक्रीज आएगा, अगर डिमांड हमारी बढ़ेगी तो क्या होगा, एक वाइडर एक्सटेंट ऑफ द मार्केट हमें मिलेगा, दूसरे को भी, दूसरे सेक्टर को भी और एक खुद को भी। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के लिए एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। यहाँ पे याद से लिख लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो इन दोनों में हमें क्या करना है, प्रोफेसर नर्क्से के अकॉर्डिंग हमें बैलेंस ग्रोथ करनी है। दोनों सेक्टर्स में हमें इक्वली इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि दोनों ही अच्छे से ग्रो कर पाएँ। दोनों अच्छे से ग्रो कर पाएंगे तो क्या होगा, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर की फुलफिलमेंट कर पाएगा, उसको मार्केट प्रोवाइड कर पाएगा, दोनों ही सेक्टर्स मार्केट एक दूसरे को प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, और इससे इंक्रीज इन डिमांड होगी which will lead to wider extent of the market and so the inducement to invest। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर
हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिए इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के ही पार्ट में एक और इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है। ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिस्ट लाइक हर्शमैन, सिंगर, फ्लेमिंग डू नॉट कंसिडर द पॉलिसी ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ प्रैक्टिकली फेयर। देखिए ऊपर हमने बात करी प्रोफेसर नर्क्से की, ठीक है। अब यहाँ बात हो रही है कुछ इकोनॉमिस्ट की, जैसे हर्शमैन, सिंगर, फ्लेमिंग। तो ये तीनों इकोनॉमिस्ट जो थे ये इस पॉलिसी को कंसिडर नहीं करते थे। कौन सी पॉलिसी को? बैलेंस्ड ग्रोथ की। उनको लगता था कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये हमें कहने या फिर थ्योरेटिकल ये बात सही लग सकती है, बट हम इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो चलिए अब देखते हैं कि ये तीनों इकोनॉमिस्ट जो थे क्यों इस चीज़ के खिलाफ थे, क्यों वो बैलेंस ग्रोथ पॉलिसी क्यों मानते थे कि वो प्रैक्टिकली फेयर नहीं है। अकॉर्डिंग टू देम द पॉलिसी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ वुड बी मोर यूजफुल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। देयर इज़ वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड एंड देयर इज़ नीड इंक्रीज इन मॉनिटरी इनकम। उनके अकॉर्डिंग अब क्या था? उनके अकॉर्डिंग था कि हमें अनबैलेंस्ड ग्रोथ करनी चाहिए। ये ज़्यादा ही प्रैक्टिकली सफल होगी उनके अकॉर्डिंग। किन के अकॉर्डिंग? इन तीनों इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग। वो कहते थे इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। उनके अकॉर्डिंग कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें तो क्या है कि हम डिमांड में बहुत इंक्रीज़ होगा, लेकिन उनके साथ साथ उनको मॉनिटरी इनकम में भी इंक्रीज़ होगा। उनको मॉनिटरी इनकम भी चाहिए, नीड होगी, उन्हें ज़रूरत होगी। जितनी ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उन्हें पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि खरीदेंगे किससे? पैसों से ही तो वो सारा सामान खरीदेंगे। तो अनबैलेंस ग्रोथ को हम अगर वाइसे वर्सा कर दें तो बैलेंस ग्रोथ में क्या था कि हमको जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हर स्फेयर ऑफ इकोनॉमी में। कौन कौन से? एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग था कि हमें इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इक्वली या फिर इन्वेस्टमेंट उन दोनों सेक्टर्स में एक साथ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उनका ये मानना था। क्यों? क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो होती है कि हमें बहुत ज़्यादा ये प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं कि वहाँ पे डिमांड तो इंक्रीज़ होगी, ऑब्वियस है, वो तो इतनी पॉपुलेशन है एक तो वहाँ पे, तो डिमांड तो उनकी इंक्रीज़ होनी है, लेकिन साथ साथ वहाँ पे पुअर लोग भी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उनके साथ साथ उनको पैसों की भी ज़रूरत होगी डिमांड इंक्रीज़ होते हुए। तो ये बैलेंस ग्रोथ वाला सिलसिला वहाँ पे नहीं यूज़फुल हो सकता। तो उनके अकॉर्डिंगली अनबैलेंस ग्रोथ इज़ वे टू यूज़फुल फॉर इट। तो ये तो हो गया कि प्रोफेसर नर्क्से ने क्या कहा था और हर्शमैन, सिंगर और फ्लेमिंग ने क्या कहा था। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। लेकिन क्या है, ज़्यादातर लोगों ने, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के ज़्यादातर लोगों ने क्या किया? उन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई? उन्होंने प्लान्ड डेवलपमेंट की पॉलिसी अपनाई। अकॉर्डिंग ड्यू टू मोर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन मॉनिटरी इनकम साइज ऑफ द मार्केट गेट्स वाइडन्ड। देखिए उनके अकॉर्डिंग क्या था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किस में किया? पब्लिक सेक्टर में किया। सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेज, पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करने से क्या हुआ कि मनी की सप्लाई जो है इंक्रीज हुई ड्यू टू इंक्रीज इन मॉनिटरी इनकम, और उनके पास ज़्यादा पैसे आए, ठीक है। मनी का सप्लाई अगर मार्केट में ज़्यादा होगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे, जिससे क्या होगा? साइज ऑफ द मार्केट गेट्स वाइडेंड। तो साइज ऑफ द मार्केट गेट्स वाइडेंड, पीपल आर मोर एबल टू नाउ परचेज द गुड्स दे आर डिमांडिंग फॉर। क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे आ गए तो उनको मार्केट भी वाइडेंड हो गया। पहले सैचुरेटेड था, कोई ज़्यादा इतना नहीं मार्केट खरीद पाता था थिंग्स और गुड्स। नाउ मार्केट गेट्स वाइडेंड। These countries attempt to widen the size of foreign market by increasing their exports. अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करती हैं? वो कोशिश करती हैं वाइडन करने की साइज़ ऑफ फॉरेन मार्केट। फॉरेन मार्केट का साइज़ कैसे वो वाइडन करेंगी? अपना एक्सपोर्ट्स करके। मतलब कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो गुड्स बन रहे हैं उसे बाहर भेज के, बाहर सप्लाई करके, उसकी एक्सपोर्ट करके वो जो है फॉरेन मार्केट को उसका साइज़ वाइडन कर रही हैं। कौन सी कंट्रीज़ की यहाँ बात हो रही है? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की। तो उन्होंने नाइदर दे चूज़ फॉर
Professor Nurse doctrine, or we can say Hirschman, Singer, Fleming, they opt for planned development according due to more investment in public sector, supply of money increases. उन्होंने पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया, जिससे क्या हुआ, सप्लाई ऑफ मनी, क्योंकि देखिए पिछले डॉक्ट्रिन में हमने पढ़ा कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में चांसेस तो हैं कि डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन उनको पैसों की भी तो उतनी ज़रूरत होगी। तो पैसों की ज़रूरत को फुलफिल करने के लिए उन्होंने किस में समझदारी दिखाई, उन्होंने अपना पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट किया, सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से। फिर उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन मॉनेटरी इनकम साइज ऑफ द मार्केट गेट्स वाइडेंड, इसकी वजह से उनको मार्केट भी वाइडेंड मिल गया उनको अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। दीज कंट्रीज अटेम्प्ट टू वाइडन द साइज ऑफ फॉरेन मार्केट बाय इंक्रीजिंग देयर एक्सपोर्ट्स, उन्होंने अपनी फॉरेन मार्केट में जगह बनानी चाहिए, कैसे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देके, उसको इंक्रीमेंट करके। सो गाइज वी रेड अबाउट 2 सॉल्यूशंस, that is solution to supply side vicious cycle and solution to demand side vicious cycle. Now we are going with our third solution, that is our last solution, then we're done with this question. Other solution to vicious cycle of poverty, तो वो तो हमारे थे सबसे पहले वाला सप्लाई साइड, और सेकंड था हमारा डिमांड साइड। अब हमारे पास आते हैं अदर सॉल्यूशंस आते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी को लेके, ठीक है। चलिए तो लास्ट सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं, ये क्या बोलता है कि कैसे हम विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी को तोड़ सकते हैं। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द मेन ऑब्स्टेकल इन इकोनॉमिक ग्रोथ इज द बैकवर्डनेस ऑफ ह्यूमन पावर। देखिए ये तो सबसे बड़ी बात बोल दी है इन्होंने कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, हमारा इकोनॉमिक ग्रो नहीं कर पाता, किसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन पावर का बैकवर्डनेस होता है, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन में भी या पहले पॉइंट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्यों बैकवर्डनेस होता है ह्यूमन पावर की वजह से, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं होता प्रॉपर, उनके पास लिटरेसी रेट अच्छा नहीं होता, अनपढ़ होते हैं, स्किल नहीं होता अच्छा, इसकी वजह से हमारे पास जो है ह्यूमन पावर का अच्छे से यूज़ नहीं हो पाता अकॉर्डिंग टू आर डेवलप्ड कंट्रीज। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट, इसमें कोई इतना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। मूव करते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सजेशंस कैन बी मेड टू इंक्रीज द स्केल ऑफ ह्यूमन पावर। कुछ सजेशंस हम बना सकते हैं ऐसे कि हम देखिए इससे लिंक हो रहा है ये कि हम अपने ह्यूमन पावर का स्किल बढ़ा सकें, कुछ ना कुछ हम ऐसे सजेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन ओपन द what we call classes for them so that they can develop the skill। जैसे हम देखते हैं कि इरिगेशन के लिए, खेती के लिए कितने हमारे पास चैनल्स होते हैं, हमें यूट्यूब पे मिल जाते हैं, कई इन्फॉर्मेशन हमें वीडियोस मिल जाती हैं इजी लैंग्वेज में या हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में भी, ताकि हम इजी से उसके मेथड समझ पाएँ, आम से आम लेमैन इंसान भी समझ पाए कि कैसे उसे करना है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसे ही, तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ट्यूटोरियल्स ऐसे बना सकते हैं कि वो उनको सिखा सकते हैं, जितने भी हमारे लेबर्स हैं और एट्सेट्रा जो भी है, हमें जिस चीज़ की भी स्किल की ज़रूरत है, नॉट ओनली फॉर इरिगेशन एंड ऑल दिस स्टफ बट फॉर इंजीनियर्स थिंग्स ऑल्सो वी कैन, हम उन्हें वो स्किल, वो कला उन्हें सिखा सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। फॉर इंस्टेंस इन दीज कंट्रीज एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग शुड बी इन लार्ज। देखिए हमें क्या करना चाहिए ऐसी कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, हम यहाँ पे हमें क्या एग्जांपल बताया है। फॉर एग्जांपल इन दीज कंट्रीज़ एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग शुड बी इन लार्ज। ऐसी कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि हमारी ह्यूमन पावर जो है इम्प्रूव हो सके, और वो जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ में बैकवर्डनेस है ह्यूमन पावर का, वो सॉर्ट आउट हो सके। एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। हमारे पास अलग इसके बाद वाला पॉइंट आता है, हेल्थ फैसिलिटीज शुड बी इनहेंस। हेल्थ फैसिलिटीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करनी चाहिए वर्कर्स के लिए या ह्यूमन पावर के लिए, ताकि वो सब ठीक रह सकें, और ठीक रहेंगे तभी हमारा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो प्रॉब्लम है बैकवर्डनेस का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो ही तभी ठीक हो पाएगा जब हमारे वर्कर्स, हमारे ह्यूमंस जो है सही तरीके से अपना काम कर पाएंगे, वो सही रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उनके लिए प्रोवाइड करवाते रहनी चाहिए, विच में इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने से क्या होगा, हमारे वर्कर्स हेल्दी रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटपुट, अपना प्रोडक्शन टाइम दे पाएंगे।
अपना प्रोडक्टिव टाइम दे पाएंगे तो हमारा जो एक बैकवर्डनेस चल रही है इकोनॉमिक ग्रोथ को हम ग्रो नहीं कर पा रहे अच्छी तरह अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, फिर हम कर पाएंगे जब हमारा हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन शुड बी डेवलप्ड। हमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ और कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवानी चाहिए अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, हम अच्छे से अच्छा अपने वर्कर्स के लिए ह्यूमन पावर को बढ़ा सके। ट्रांसपोर्टेशन में हम रेलवेज बसेस का इंतज़ाम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में हम वाया थ्रू लेटर्स पोस्ट ऑफिस से और या फिर हम टेलीफोन्स अवेलेबल करवा सकते हैं ताकि वो हमारे ह्यूमन पावर की एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। तो ये हमारा था अदर सॉल्यूशन टू ब्रेक द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो 3 सॉल्यूशंस हमने पढ़े, सप्लाई साइड के, डिमांड साइड के और ये अदर सॉल्यूशंस। तो ये 3 सॉल्यूशंस मिला के हमारा विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का एक्सप्लेनेशन रेडी होता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है इसके साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ फैक्टर्स इन डेवलपमेंट। तो ये हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर नाउ। फॉर मोर न्यू अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड मैं आपको नए अपडेट्स देती रहूँगी। तो इसी के साथ कमेंट में ज़रूर लिखिए यू आर लाइकिंग द वीडियो और नॉट। सो बाय बाय टिल देन, सी यू।